जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आशिक यूपीएससी के चैनल में। आइए हम समझते हैं आज जियोग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे इंडियन मानसून कहा जाता है, भारतीय मानसून। भारतीय मानसून को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि जलवायु क्या होता है। तो आइए समझते हैं कि जलवायु क्या होता है। तो किसी तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब और हवाओं की दिशा, इन सब का अध्ययन स्टडी, ये क्या कहलाता है? जलवायु, क्लाइमेट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि जलवायु क्या होता है और मौसम क्या होता है। जलवायु और मौसम में डिफरेंट पता करते हैं। जलवायु और ये मौसम। देखिए जलवायु क्या होता है। जलवायु जो है, वायुमंडल की वह अवस्था होती है जो लंबे समय तक समान रहती है, एक जैसा रहता है। वो क्या होता है? क्लाइमेट, जलवायु। ठीक है। और मौसम क्या होता है? तो मौसम क्या होता है? वायुमंडल की वह अवस्था जो जल्दी जल्दी बदलती है। ठीक है। यानी कि जैसे मौसम होता है कि तुरंत बारिश होगी, तुरंत धूप उग जाएगा, तुरंत ठंडी पड़ेगी, तुरंत गर्मी हो जाएगी। ये क्या है? मौसम। और जलवायु क्या है? समान रहता है, वह अवस्था लंबे वर्षों तक समान रहता है। ठीक है। तो अब यहाँ से शुरू होता है हमारे भारत की जलवायु। क्या शुरू होता है? भारत की जलवायु, यानी भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, गर्म या ठंडा, इस बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, भारत की जो जलवायु होती है वो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु होती है। कौन सी? इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, उष्णकटिबंधीय मानसून। ठीक है। तो जो हमारी पृथ्वी है, इसको 3 रेखा में बांटा गया है। ये काल्पनिक रेखा है जो आपको बेसिक चीज़ पता होंगी। ठीक है। तो जो बीच वाली रेखा है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। ठीक है। तो जो हमारा भारत देश है, हमारा भारत देश किस में आता है? हमारा भारत देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, यानी कि कर्क रेखा जो है वो भारत से होकर गुजरती है। ठीक है। तो कर्क रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र किस में आता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो हमारे यहाँ की जो जलवायु होती है वो कैसी होती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब आइए जानते हैं कि मानसून क्या होता है। ठीक है। तो मानसून जो है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मौसम का अर्थ क्या होता है? जो मौसम का अर्थ होता है हवाओं की दिशा, यानी ऋतुओं के अनुसार बदलना। जो हवा की दिशा होती है वो किसके अनुसार बदलती है? ऋतुओं के अनुसार। यानी कि ठंड में अलग हवा चलेगी, गर्म में समर में अलग हवा चलेगी, बरसात में अलग। ये क्या होता है? मानसून। ठीक है। तो अगला देखते हैं। देखिए, अगर हमें पता करना है अगर किसी देश की जलवायु पता करनी है, तो उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? उस स्थान की समुद्र से कितनी दूरी है। ठीक है। दूसरा ये पता होना चाहिए वो स्थान किस अक्षांश पर स्थित है। तीसरा, उस स्थान की ऊंचाई क्या है, यानी वो कितना मीटर ऊंचा है। वहाँ पहाड़ों की स्थिति कैसी है। ठीक है। तो भारत में पहाड़ों की स्थिति कैसी है, ये अगले वीडियो में बता देंगे, या फिर बनाया हुआ है उसमें देख लीजिएगा। जो भारत की जलवायु है, देखिए क्या है ये? भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। यानी किसी भी जलवायु का जो अध्ययन होता है, सूर्य के गर्म होने से और ठंडा होने से उसकी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। एक बड़ा ही छोटा सा फॉर्मूला है, टी, टेम्परेचर। जब टेम्परेचर घटेगा तो पी जो है वो बढ़ेगा, और यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो पी वो है घटेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं कि हवा गति क्यों करती है।
तो इतना बेसिक सा नॉलेज आपके पास होगा कि हवा हाई प्रेशर से उच्च दाब से हमेशा निम्न दाब की ओर जाती है। ठीक है, हवा कैसे जाती है? हाई प्रेशर से हमेशा निम्न दाब की ओर जाती है। अब देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का मौसम भारत में कैसे आता है, इसके बारे में। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु ये हमारी पृथ्वी है और आपको पता होगा कि गर्मी के दिनों में सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा के सीधे ऊपर होता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होने के कारण भारत के पश्चिम भाग में अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है। यहाँ जब सूर्य यहाँ घूमते हुए इधर आएगा तो क्या होगा? तापमान बढ़ जाता है। इसके विपरीत जिससे भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। निम्न दाब मतलब लो प्रेशर। ठीक है, निम्न दाब मतलब लो प्रेशर। भारत में क्या बन जाता है? निम्न दाब बन जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर में तापमान कम होने से उच्च दाब वाली पवनें भूमध्य पार कर भारत के स्थल की तरफ बढ़ने लगती हैं। ये भूमध्य रेखा पार करके क्या होता है? भारत के स्थल की तरफ बढ़ने लगती हैं वो पवनें। ठीक है, अब जब भूमध्य रेखा पार करके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आएंगी। ठीक है, तो लो प्रेशर में हमारा क्या है? भारत है। तो इधर से जो हवा बहेगी वो कहाँ जाएगा? भारत में। और आपको पता है ये क्या है? सब हिंद महासागर है। क्या है ये सब? हिंद महासागर। और जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या होगा? ये यहाँ की क्या है? यहाँ की जो जल है, समुद्र, यहाँ सब बंगाल की खाड़ी में पानी भरा है, वो क्या हो जाएगा? वाष्प बन के ऊपर उठेगा। वाष्प जब बनेगा तो इधर से जो हवाएं जा रही हैं वो उसको फेरल के नियम से किधर जाएगा? वो भारत में प्रवेश करेगा। इस तरह से अरब सागर की दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें, ठीक है, ये कहाँ प्रवेश करती हैं? भारत में। भारत के पहले किस छोर में? यहाँ मालाबार तट, केरल, कर्नाटक, ये सब जो है, तमिलनाडु, यहाँ पर बारिश सबसे पहले होती है पश्चिमी घाट में। ठीक है, ये जो पवनें होती हैं, ठीक है, ये पवनें क्या करती हैं? ये अब समुद्र से होकर आती है, जिस वजह से अपने साथ क्या लाती है? जलवाष्प। क्या लाती हैं? जलवाष्प, यानी कि जल के वाष्प को अपने साथ लेकर। अब यहाँ से शुरू होता है कि मानसून कैसे आता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नक्शे के बारे में। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। तो भारत हमारा ऐसे मान लीजिए है। ठीक है, तो ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। तो साउथ और वेस्ट यानी कि जो हमारे मानसून है वो किस तरह से होकर आता है? साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून। हमारा मानसून कैसे होकर के आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। और किस तरफ से आता है? अरब सागर। यहाँ क्या है? सब अरब सागर है और अरब सागर में मानसून से होकर के आता है। देखिए, अरब सागर का दक्षिण पश्चिम मानसून जब भारत के स्थल के पास पहुंचता है तो वह 3 शाखाओं में बंट जाता है। कितने शाखाओं में? 3 शाखाओं में बंट जाता है। देखिए, उसकी जो पहली शाखा होती है वो कहाँ होती है? केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है। इसकी जो पहली शाखा होती है वो कहाँ पहुंचता है? 1 जून को केरल। ये मानसून पवनें पश्चिम घाट से टकराती है और बारिश उत्पन्न करती है। आपको यहाँ पता होगा कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट जो श्रेणीबद्ध नहीं है, कटा हुआ है। और यहाँ पर क्या है? कीर की पहाड़ी, राजमहल, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब पर्वतों के बारे में पता होना चाहिए। ये विंध्य पर्वत, ये सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, ये सब पता होगा तभी आपको इसमें सहायता मिलेगी, जिससे आपको ये टॉपिक आसान लगेगा और जल्दी ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, पहली शाखा कहाँ आती है?
अरब मानसून की, तो पहले आते हैं 1 जून को केरल में। ठीक है, पश्चिम घाट से पूर्वी ढलान पर अपेक्षाकृत कम वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, ये पश्चिमी जो है पूर्वी ढलान पर क्या होता है, कम बारिश होती है। इधर ईस्ट में कम बारिश होती है और इधर वेस्ट में अधिक बारिश होती है। क्यों, अब देखिए आपको बता देते हैं। देखिए ये आपको पता होगा कि ये क्या है, मान लीजिए पर्वत है। ठीक है, तो अगर यहाँ से कोई बादल आता है तो इधर आएगा, तो यहीं टकरा के यहीं पर क्या हो जाएगा, बरस जाएगा। क्या होगा, बरस जाएगा। ठीक है, इधर बरस जाएगा, फिर इधर जाने का इसको मौका ही नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सूखा पड़ जाएगा। यानी कि इस बादल का कुछ ही भाग का पानी जो है, मतलब इधर वर्षा बहुत कम होती है, इसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वृष्टि छाया क्षेत्र। तो इधर क्या होता है, कम बारिश होती है और इधर झमाझम बहुत जोर की बारिश होती है। इसलिए इधर पश्चिमी घाट में क्या होते हैं, हमेशा हरियाली भरी रहती है, हरे पेड़ पौधे, हरे घास, सब कुछ। लेकिन इसके जो पूर्वी क्षेत्र होता है उधर क्या होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, आपको चित्र के माध्यम से समझा दे रहे हैं। देखिए ये क्या है, पर्वत है। ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ से कोई 1200 मीटर ऊपर, इसकी ऊंचाई तो बहुत होती है, तो ये जो बादल है, ठीक है, ये बादल इधर आया और टकरा, पर्वत से टकरा के क्या हुआ, इधर बरस गया। ठीक है, अब इधर ये गया ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इधर बरसेगा ही नहीं, और नहीं बरसेगा तो इधर हरियाली आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। और जब जिधर हरियाली नहीं होती है, जिधर वर्षा नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। तो ये क्या हो गया, ये वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, अब आते हैं इसके, देखिए दूसरा मानसून जो है, पहला मानसून हो गया तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, सर यहाँ कर देते, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, ये यहाँ है तमिलनाडु और यहाँ है आंध्र प्रदेश। ठीक है, इधर अरब सागर के दक्षिण पश्चिम मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, मानसून का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। यानी कि केरल की जो पहाड़ियाँ हैं वही इसको रोक लेती हैं, इस मानसून को इधर ही रोक लेती हैं, तो इधर बारिश नहीं हो पाती है। ठीक है, ये जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इधर बारिश नहीं हो पाती है, तो इधर क्या हो जाएगा, वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या हो जाएगा, वृष्टि छाया क्षेत्र। और इधर केरल की तरफ क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अधिक हरियाली हो जाती है, और इधर क्या होता है, कम हरियाली होता है। ठीक है, अब उस दक्षिण पश्चिम मानसून की दूसरी शाखा देखते हैं। तो दूसरी शाखा जो है वो कब प्रवेश करती है भारत में, 5 से 10 जून के आसपास मुंबई के तट से प्रवेश करती है और मध्य भारत में अच्छी वर्षा करती है। इस पर इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के बेसिन क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, देखिए ये जो दूसरा मानसून है ये कहाँ प्रवेश करता है, मुंबई में। केरल के नियमानुसार अगर आप सोचते हैं कि ये मानसून ऐसे क्यों नहीं चला जाता है, ऐसे क्यों नहीं चला जाता है, तो ये क्या है, ऐसा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि केरल ने बताया था, केरल के नियमानुसार ये होगा। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की दूसरी शाखा क्या होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो जून से सितंबर तक जाता है, 5 से 10 जून के आसपास। कहाँ पहुँचता है, मुंबई के तट पर। और क्या करता है, या मध्य भारत में क्या करता है, अच्छी बारिश करता है। लेकिन अब आपको बताया है वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, इधर होता है वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, और इधर बारिश होगी। तो ये छत्तीसगढ़ का बेसिन है, क्या है, छत्तीसगढ़ का ये बेसिन, यहाँ पर क्या होता है, वर्षा देखने को नहीं मिलती है। यहाँ विंध्य पर्वत, ये सतपुड़ा पर्वत, तो इसी में जो मानसून उलझ के रह जाता है, इधर बारिश होती है।
और यहाँ पर जब बारिश होती है तो इसके बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और ये नर्मदा नदी क्या होता है, इसमें अधिक बारिश हो जाने से ये क्या होती है, पूरी तरह से भर जाती है और क्या होता है, ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ जाती है, भारत की दूसरी मानसून की दूसरी शाखा है वो मध्य भारत में बरसती है और ये छत्तीसगढ़ का बेसिन है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि जो अरब सागर की तीसरी शाखा है वो कहाँ होकर जाती है। अरब सागर की तीसरी शाखा गुजरात के सौराष्ट्र में से प्रवेश करती है और अरावली के सहारे आगे बढ़ती है। राजस्थान में कुछ वर्षा करके पंजाब में पहुंचती है, जहां बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून पवनों के साथ मिलकर पश्चिम हिमालय में वर्षा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। अरब सागर में जो 3 शाखाएँ होती हैं, तो 3 शाखाएँ पहले बताए थे। पहला कहाँ जाती है, दक्षिण भारत केरल से टकराती है। दूसरी ये मुंबई से होते हुए मध्य भारत में जाती है। अब तीसरी जो मानसून है अरब सागर की वो कहाँ जाती है, सौराष्ट्र। यहाँ गुजरात के नीचे यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर क्या है, सौराष्ट्र है। तो अरब सागर की जो मानसून है वो कहाँ जाती है, पहले सौराष्ट्र से होते हुए यहाँ पर कौन सी पर्वत है, अरावली पर्वत। ठीक है, तो अरावली के सहारे क्या होती है, आगे बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आती है उनके साथ क्या मिल के हिमालय में वर्षा उत्पन्न करती है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब हिमालय ही है, शिवालिक, ये सब हिमालय इनसे टकरा जाती है और वर्षा होती है। और टकराने के बाद कुछ मानसून होते हैं वो वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इन सब में क्या होती है, बारिश कराते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमने पूरा पढ़ लिया अरब सागर की मानसून। ठीक है, अब पढ़ेंगे दक्षिण पश्चिम की मानसून जो बंगाल की खाड़ी से होकर आती है। ठीक है, तो ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है और इधर क्या है, अरब सागर। तो ये तो ख़त्म कर लिया हमने। अब इधर देखिए ये बंगाल की खाड़ी की तरफ जो मानसून जाता है वो कैसे, ये पौने बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय भाग से टकराती है। जैसे जो जाती है वो कहाँ जाती है, यहाँ से और इधर ये टकराती है किससे, अराकन की पहाड़ियों से और टकरा करके इधर बिहार, उत्तर प्रदेश ये सब राज्यों में फैल जाता है और इधर बारिश होता है। ठीक है, देखिए ये म्यांमार तट पर स्थित अराकान की पहाड़ियाँ से ये पौने विक्षेपित होकर भारत की तरफ मुड़ जाती हैं और इसकी एक शाखा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व से प्रवेश करती है, जो गंगा के मैदान, पंजाब के मैदान में बारिश कराती है। ये बंगाल की खाड़ी वाली ये आया मानसून और इधर टकरा क्या होता है, मुड़ जाता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ बारिश कराता है, दक्षिण बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश दक्षिण पूर्व से प्रवेश करती है। गंगा के मैदान, गंगा का मैदान कहाँ है, ये सब गंगा का ही तो मैदान है। पंजाब के मैदान में बारिश करती है, ये पंजाब है। ठीक है, तो इधर से जो मुड़ के जाती है वो इधर सब बारिश करती है गंगा के मैदान में। अब देखिए इसकी पहली शाखा तो हमने पढ़ ली। अब आते हैं इसकी दूसरी शाखा। ठीक है, तो इसकी दूसरी शाखा क्या होती है, दूसरी शाखा उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में जाकर वर्षा करती है। ये कहाँ जाती है, असम की तरफ, मेघालय में ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, इसके तहत मेघालय के गारो, खासी, जयंतिया ये जो पर्वतें हैं शिखर पर स्थित मानसीराम में अधिक वर्षा होती है। अब आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है विश्व में, तो मानसीराम में, भारत के मानसीराम में। कैसे होती है, तो यहाँ पर जो अगर बताया था पहले ही, गारो, खासी, जयंतिया जो 3 पहाड़ियाँ हैं, ये जो मानसून है ये जाता है तो इसी में फंस करके रह जाता है और इसमें ही क्या होती है, सबसे ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो
मेघालय का जो गारो खासी जयंतिया पर्वत श्रेणी है उसमें मानसीराम की जो जगह है वहाँ पर क्या होता है, विश्व भर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। देखिए मानसीराम में अधिक वर्षा होती है। मानसीराम में विश्व की सबसे अधिक और औसत वर्षा दर्ज की जाती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, विश्व में मानसीराम में। ठीक है, मानसीराम भारत का सबसे आर्द्र स्थान है। आर्द्र मतलब ठंडा। मानसीराम में सर्वाधिक वर्षा का कारण वहाँ उपस्थित पर्वतों की कीप आकृति है, यानी कि वहाँ पर जो पर्वत गारो खासी जयंतिया है उनकी आकृति कैसी है, कीप के जैसी। ठीक है, ऐसी है। आइए अब देखते हैं कि शीत ऋतु, भारत में ग्रीष्म ऋतु तो देख लिए है, अब क्या होता है शीत ऋतु में मानसून की क्या अवस्था होती है। तो शीत ऋतु में आपको पता होगा कि जो ये क्या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो भारत में क्या हो जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है और इधर से जो मानसून लौटने का समय हो जाता है। ठीक है, शीत ऋतु में सूर्य मकर रेखा के लंबवत होने के कारण भारत के उत्तर पूर्व भाग में तापमान कम हो जाता है। ठीक है, गर्मी में कहाँ रहता है सूर्य, कर्क रेखा पर, लेकिन शीत ऋतु में कहाँ चला जाता है, मकर रेखा पर। इसलिए यहाँ पर क्या बन जाता है, हाई प्रेशर, और इधर मकर रेखा क्या हो जाता है, लो प्रेशर। तो इधर से हवाएं इधर को बहेंगी, किधर जाएंगी, हवाएं इधर जाएंगे। तो क्या होता है, जिससे भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर में तापमान अधिक होता है। हिंद महासागर में क्या होता है, हिंद महासागर में तापमान अधिक होता है, अर्थात निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, निम्न लो प्रेशर बन जाता है। तब उच्च दाब वाली पवनें भारत से उत्तर से हिंद महासागर की तरफ बढ़ने लगती है। यहीं से उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत होती है। तो इधर से क्या होता है, देखिए तो उत्तर पूर्व मानसून क्या होती है, शुरुआत होती है। तो इधर से जो मानसून होते हैं वो लौटने लगते हैं, वापस चले जाते हैं। आइए अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि तमिलनाडु वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रहता है। जो तमिलनाडु है वो वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रहता है, तो आइए देखते हैं। पहला इसका कारण ये है कि तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ये अरब वृष्टि छाया क्षेत्र आपको पहले समझ में आ गया होगा, एक बार और बता देते हैं। ये बारिश क्या होता है, जो मानसून है वो पर्वत से टकरा करके इधर ही बरस जाता है और इधर जाने का इसको मौका ही नहीं मिलता है। तो इसलिए ये जो जगह है वो सूखा पड़ जाता है, यानी इधर बारिश नहीं होगी, अच्छी फसल नहीं होती है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। तमिलनाडु क्या हो जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र, और केरल जो है इधर बारिश होती है। तो केरल में क्या होती है, अच्छा फसल हो जाती है। ठीक है, ये इसका पहला कारण हो गया। और इसका दूसरा कारण देखते हैं। इसका दूसरा जो कारण है वो ये है, दूसरा कारण जो है तमिलनाडु तट, कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के पास क्या है, कोरोमंडल तट, बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समांतर स्थित है। यानी जो मानसून आता है तो वो समान केरल के नियम से ऐसे थोड़ी जाएगा, ऐसे थोड़ी जाएगा। ये मानसून कैसे जाता है, केरल के नियमानुसार ऐसे करके जाता है। तो मानसून अगर इस तरह से जाता तो तमिलनाडु में बारिश होती, लेकिन क्या होता है मानसून इस तरह से समांतर हो जाता है, तो ऐसे निकल जाता है और इधर बारिश ही नहीं हो पाता है। यही कारण है कि इधर शुष्क छाया क्षेत्र होता है और ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। तमिलनाडु किस में आ जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में। अब आइए समझ लेते हैं कि ये पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये शीत ऋतु में भारत की उत्तर पश्चिम कौन से, उत्तर पश्चिम इधर से। ठीक है, तो शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में आने वाला एक तूफान है। यह क्या है, एक तूफान है
जो भूमध्य सागर से उठता है, इधर भूमध्य सागर से उठता है और भारत के पंजाब क्षेत्र में बारिश करता है। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी करता है। देखिए, जो उत्तर पश्चिम मानसून है इधर से, ठीक है, भूमध्य सागर से उठता है और कहाँ आता है, दक्षिण पश्चिम में यहाँ यह क्या करता है, यहाँ पे पंजाब में अधिक बारिश करता है और जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल यहाँ और उत्तराखंड में क्या करता है, बर्फबारी करता है, यानी स्नोफॉल, बर्फ़ गिरती है। ठीक है, यहाँ पर बारिश होती है और यहाँ पे बर्फ़ गिरता है। मैं जानता हूँ आप सबको वैसे समझ में नहीं आएगा। अगर आपके पास मैप हो, एटलस हो, तो आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर भूमध्य सागर है और इधर से जो पवनें आती हैं वो भारत के दक्षिण पश्चिम में, देखिए यहाँ पर भारत के दक्षिण पश्चिम में आ रही हैं और यहाँ पंजाब में बारिश होती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्या होती है, यहाँ पर बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ गिरती है। ठीक है, आशा करते हैं कि इतना समझ में आया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि दक्षिण पश्चिम विक्षोभ से होता क्या है। तो आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम विक्षोभ से, ये पश्चिमी विक्षोभ गेहूं की फसल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो यही जो कारण है कि पंजाब, हरियाणा इधर क्या होती है, गेहूं की खेती अधिक होती है, गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, तो क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, किस पर टिक लगाएंगे, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ आपको, मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। ये पश्चिमी विक्षोभ जो है वो रबी की फसल क्या कहती है, रबी की फसल कम तापमान में बोई जाती है, जैसे गेहूँ, मटर, सरसों और चना। ठीक है, इनके लिए क्या होती है, फ़ायदेमंद होती है। खरीफ की फसल वर्षा के समय बोई जाती है और जैसे बाजरा, मूंगफली, चावल, सोयाबीन, उड़द, कपास, ये सब क्या होती है, ये दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, अब देखिए भारत में वर्षा के आंकड़े, यानी कि वर्षा की जो भारत में आंकड़े हैं उसको देखते हैं। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेमी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है, 125। औसत ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, एवरेज बता रहे हैं। ठीक है, भारत के 35% भाग पर 75 सेमी से कम बारिश होती है। जो 35% भाग है उसमें क्या होती है, 35% भाग पर 75 सेमी से कम होती है। 75 सेमी कौन कौन हो सकता है, देखिए ये राजस्थान तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत कम होता है यहाँ पे बारिश इधर। ठीक है, ये सब हो सकता है 75%। सबसे अधिक वर्षा 400 सेमी से अधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा कितना हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 400 तक कितना हो सकता है, 400 सेमी से अधिक वर्षा। ठीक है, जो कहाँ होता है सबसे अधिक वर्षा, बता दें आपको, पश्चिमी घाट यहाँ पर। ठीक है, मैप में दिख रहा होगा आपको, जो लाल कलर से किया हुआ है, ये यहाँ पर क्या होता है, सबसे अधिक वर्षा होती है 400 सेमी तक। पश्चिमी घाट मेघालय, पूर्व हिमालय क्षेत्र में, यहाँ अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा पश्चिमी राजस्थान और ये लद्दाख में। ठीक है, जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर कम बारिश होती है। कम बारिश होने का कारण क्या हो गया है, यहाँ पर बंजर भूमि हो गई है और उस बंजर भूमि क्या किस में बदल गई है, वो बंजर भूमि रेगिस्तान में बदल गई है। जो ये लेह क्षेत्र है, ये याद रखिएगा कि लेह क्षेत्र में बारिश होती ही नहीं है। ठीक है, भारत का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर बारिश नहीं होती है, तो वो क्या है, लेह क्षेत्र। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, यहाँ मानसीराम में, मेघालय में। ठीक है, ये एक नोट है, जिस स्थान पर 100 सेमी से अधिक वर्षा होती है उन राज्यों में चावल की खेती की जाती है। चावल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है, जहाँ पर 100 सेमी से अधिक वर्षा होती है, जैसे यहाँ पर केरल हो गया, यहाँ मेघालय हो गया,
या अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। और कौन कौन सा क्षेत्र हो सकता है? मुंबई का कुछ भाग जहाँ पर अधिक 100 सेमी वर्षा होती है, और ये सौराष्ट्र। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर 100 सेमी से अधिक बारिश होती है, और जहाँ 100 सेमी से अधिक बारिश होगी वहीं पर क्या होगी? धान की खेती, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर चावल लिखा हुआ है, आप समझ लीजिएगा कि धान की खेती वहाँ पर अधिक होती है। देखिए, आपको चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। पंजाब जो है वहाँ पर क्या होती है? गेहूं की खेती। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ जो है आपको बताया है, दक्षिण पश्चिमी ये भूमध्य सागर से जो आती है, ठीक है, उसके कारण से। और चावल की खेती, धान की, जहाँ पर 100 सेमी से अधिक बारिश होती है वहाँ पर धान की खेती की जा सकती है। भारत के पूर्वी भाग में पश्चिम भाग की तुलना अधिक वर्षा होती है। पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, किसकी तुलना में? पश्चिमी भाग के। पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग में अधिक बारिश होती है, ठीक है। आइए एक और लास्ट टॉपिक समझ लेते हैं। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपीएसआई हो या एसएससी हो, कोई भी छोटा या बड़ा एग्ज़ाम हो, उसमें आप अगर ये पढ़ लेते हैं तो अच्छा रहता है, ठीक है। ये जो हेडिंग है आम्र वर्षा, ठीक है। क्या है ये? आम्र वर्षा। ये ऐसा नहीं है कि इसमें आम की वर्षा होती है। आम्र वर्षा मतलब एक ऐसी वर्षा होती है जिससे आम के फल जो होते हैं वो अधिक मीठे हो जाते हैं और उनके पकने का टाइम हो जाता है। देखिए, ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही मानसून के आने से पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में वर्षा देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? वर्षा। कब? ग्रीष्म ऋतु के पहले, यानी गर्मी के खत्म होते ही। आम की फसल के लिए यह बहुत उपयोगी होती है, इसलिए इसे आम वर्षा कहा जाता है, ठीक है। आम वर्षा इसे किस लिए कहा जाता है? ये क्यों होती है? क्योंकि इससे आम की जो फसल होती है वो उसके लिए बहुत उपयोग होती है, अच्छी होती है, ठीक है। कहाँ होती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद।